वो मत देखिए जो दिखाया जा रहा है, वो देखिए जो छुपाया जा रहा है। अगर मैं कहूँ कि पुरुष अहंकार या मेंस ईगो जैसा कुछ नहीं होता, तो क्या आप यकीन करेंगे? पुरुष यकीनन इसमें सहमत हो जाएंगे 100%, लेकिन वो स्त्रियों के हृदय विदीर्ण हो जाएंगे जिन्होंने सदियों से पुरुष अहंकार का दंश झेला है, जिनकी जिंदगियां नर्क बनी हुई हैं इस पुरुष अहंकार के कारण। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि पुरुष अहंकार जैसा कुछ नहीं होता। तो फिर पुरुष अहंकार क्या है जिससे स्त्रियों की जिंदगियां नर्क बनी हुई हैं? दरअसल वो अहंकार का पुरुष का अहंकार होता है। ये का पुरुष क्या होता है? हिंदी साहित्य के अनुसार कायर, कुटिल, क्रोधी, कुकर्मी और कुत्सित पुरुष को का पुरुष कहते हैं। ये वो पुरुष होते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से तो समय के साथ बड़े हो जाते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से ये बड़े नहीं हो पाते। इनकी भावनाएं एक छोटे बच्चे की तरह उस मानसिकता में रह जाती हैं। वहाँ से इनका भावनात्मक विकास नहीं हुआ होता है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में पुरुषों और स्त्रियों के कुछ उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए। जैसे पुरुषों का उत्तरदायित्व था धनार्जन करना, परिवार का भरण पोषण करना और सुरक्षा की व्यवस्था करना। वहीं स्त्रियों का उत्तरदायित्व था भोजन की व्यवस्था, परिवार, बच्चों और परिवार की देखभाल। जो एक सामान्य पुरुष है वो स्वाभिमान के साथ अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं ताकि स्त्रियों को बच्चों के पालन पोषण के लिए पर्याप्त समय और सुविधाएं मिल सके। एक सामान्य पुरुष इन नैतिक कर्तव्यों को स्वाभिमान के साथ अपना उत्तरदायित्व समझकर निभाते हैं। वहीं एक काव पुरुष इन जिम्मेदारियों को एहसान की तरह पूरा करते हैं और बदले में परिवार के हर सदस्य से अपने अहंकार का पोषण चाहते हैं। स्वाभिमानी पुरुष स्त्री स्वावलंबन के विरोधी नहीं होते। भारतीय इतिहास गवाह है कि स्वाभिमानी पुरुष हमेशा से ही स्त्री शक्ति का सम्मान करते आए हैं। हर सशक्त और विलक्षण स्त्री के पीछे एक सशक्त पिता या पुरुष का हाथ होता है। जैसे अहिल्याबाई के साथ मल्हारराव होलकर थे, लक्ष्मीबाई के साथ नाना साहब थे। युद्ध से पहले जय भवानी का उद्घोष भी इसी बात का प्रमाण है कि स्वाभिमानी पुरुष हमेशा से ही स्त्री शक्ति का सम्मान करते आए हैं। का पुरुष और स्वाभिमानी पुरुष का अंतर समझने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। ये उदाहरण है मालवा के सूबेदार मल्हारराव होलकर जी का। मल्हारराव होलकर जी ने छोटी छोटी रियासतों को जीतकर एक सूबा बनाया मालवा का, और उसके वो पहले सूबेदार बने। उनके परिवार में 3 पत्नियां थी, एक बेटी थी और एक बेटा। उनकी तीनों पत्नियों या बेटियों की रुचि जो थी स्त्रियोचित जो कार्य होते हैं, घरेलू कार्य होते हैं, उनमें थी। उनमें से किसी की भी रुचि जो थी वो राजकाज या युद्ध वाली कौशल में नहीं थी, और इसके लिए उन्होंने इस तरह की कोई भी शिक्षा प्राप्त नहीं की। लेकिन इसके लिए हम मल्हारराव जी को स्त्री विरोधी नहीं मान सकते। वो मल्हारराव होलकर ही थे जिन्होंने साधारण से परिवार की बेटी अहिल्याबाई की धैर्य, साहस, परोपकार की भावना और नेतृत्व क्षमता को पहचाना। उन्होंने अहिल्याबाई को न सिर्फ अपनी पुत्रवधू बनाया, बल्कि समाज की विरोधों का सामना करते हुए उन्हें राजकाज की शिक्षा दिलवाई और उन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा भी दिलवाई। और कालांतर में जब अहिल्याबाई ने मालवा का राज संभाला और काशी तक अपना परचम लहराया, काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, तो उन्होंने मल्हारराव के इस निर्णय को सही साबित भी कर दिखाया। खांडेराव की शिक्षा दीक्षा भी अहिल्याबाई के साथ ही हुई थी, लेकिन वो उनकी तरह निपुण नहीं बन पाया। उनकी माँ के द्वारा उनके अहंकार का पोषण इस प्रकार किया गया कि वो मालवा के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं और उन्हें युद्ध कौशल सीखने या प्रशिक्षण के लिए ज्यादा कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए सेना है, सैनिक है, तो इसके लिए उन्हें ज्यादा कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। माँ द्वारा ऐसा अहंकार पोषित किए जाने के कारण जो खांडेराव थे वो अकर्मण्यता की ओर बढ़ गए। रानी गौतमा परिवार में 3 रानियों के बीच अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए इतनी स्वार्थी हो गई थी कि उन्होंने ये भी भुला दिया कि मल्हारराव को मालवा की रियासत विरासत में नहीं मिली है, ये उन्होंने अपनी स्वभुज बल से अर्जित की है। और उन्हें अपने पुत्र को भी एक सक्षम योद्धा बनने के लिए प्रेरित किया जाना था, पर परिवार में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, अपने पुत्र को अपना आश्रित बनाने के लिए उन्होंने खांडेराव के अंदर इस अहंकार का पोषण किया। और इसका परिणाम ये हुआ कि खांडेराव उतने सक्षम योद्धा नहीं बन पाए, और इसी वजह से वो अपनी ही पत्नी अहिल्याबाई से ईर्ष्या भाव रखने लगे। यहाँ तक कि मल्हारराव के द्वारा समझाने पर वो अपने ही पिता को अपना विरोधी मान गए। यहाँ मल्हारराव जी ने अगर अपनी पत्नी के व्यवहार पर ध्यान दिया होता और सही समय पर उनको रोका होता उनके गलत व्यवहार के लिए या इस तरीके के अहंकार पोषण के लिए, तो मालवा का ये शासन तीसरी पीढ़ी आते आते खत्म नहीं होता। अहिल्याबाई के बाद
शासन संभालने के लिए उनके पुत्र मालेराव थे, जिनका निधन 22 साल की उम्र में हो गया। चूँकि अहिल्याबाई ज़्यादातर समय युद्ध में व्यस्त थीं, तो उनके पास समय नहीं था अपने बच्चे के पालन पोषण का या उसको शिक्षा दीक्षा देने का, और ये उत्तरदायित्व परिवार की उन महिलाओं के ऊपर आता जो महल में थी। पर उन्होंने अपना उत्तरदायित्व सही से नहीं निभाया। स्वार्थवश इस तरह का व्यवहार, जहाँ बच्चों को, परिवार के सदस्यों को अपने ऊपर निर्भर बनाया जाता है ताकि अपना वर्चस्व कायम रखा जा सके, यही एक पुरुष या स्त्री का व्यवहार होता है। यानी कि किसी भी सक्षम जो व्यक्ति जिस चीज़ में सक्षम है उसको सक्षम बनने से रोका जाए और अपना निर्भर बनाया जाए, ताकि वो व्यक्ति की हम पर निर्भरता से हम अपना वर्चस्व बनाए रखें, किसी काम में, किसी बिजनेस में, परिवार में या शासन में। यही एक पुरुष और स्त्री का व्यवहार होता है। और जिस व्यवहार को हम पुरुष और स्त्री का व्यवहार कह रहे हैं, यूरोपीय भाषा में इसे ही नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता है या नार्सिसिज्म कहा जाता है। अगर हम आप पुरुष अहंकार का, वो सभी स्त्रियां जो पुरुष अहंकार का सामना कर रही हैं या उसके कारण प्रताड़ित हैं, उनको ये समझना होगा कि आपका सामना एक पुरुष अहंकार से नहीं हो रहा है, बल्कि एक पुरुष के अहंकार से हो रहा है। और आपको इस विषय में नार्सिसिज्म को पढ़ना ज़रूरी है। वहीं जो पुरुष स्त्रियों के दुर्व्यवहार से परेशान हैं, उन्हें नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाली स्त्रियों के बारे में पढ़ने की आवश्यकता है। हम शिक्षा के अभाव में अपने जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जिनका सामना करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। आप अगर कोटा में पढ़ने वाले नीट के जो विद्यार्थी हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, या फिर मेडिकल के या ऐसे स्टूडेंट जो पायलट हैं, इंजीनियर हैं या मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो अपने शरीर पे बम बांध के खुद को धर्म के नाम पे या जिहाद के नाम पे उड़ा देते हैं। हम अगर इस नार्सिसिज्म की बीमारी को, ये स्त्री पुरुष का जो चरित्र होता है, इसे अगर हम नहीं समझेंगे तो हम इन समस्याओं से कभी भी छुटकारा नहीं पा पाएंगे। इनका हल पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इस व्यवहार को समझें। ये स्वार्थवश किया जाने वाला जो व्यवहार होता है, जहाँ लोगों के अंदर शारीरिक और मानसिक विकास तो हो चुका है, लेकिन वो भावनात्मक रूप से शून्य है, कि उन्हें ये नहीं पता कि वो उनका ये कार्य जो है वो किसी के जीवन को अहित कर रहा है। उन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ पता होता है कि वो जो कर रहे हैं वही सही है, उनके लिए वो सही है, लेकिन वो किसी के लिए कितना नुकसानदेह है इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो सभी लोग जो पुरुष प्रताड़ना झेल रहे हैं, जिन सारी स्त्रियां जो पुरुष प्रताड़ना झेल रही हैं, या जो वो सारे पुरुष जो स्त्रियों की प्रताड़ना झेल रहे हैं, वो आपस में स्त्री सही हैं या पुरुष सही हैं कि लड़ाई को छोड़ दें, बल्कि उनकी लड़ाई होनी चाहिए पुरुष और स्त्री से। वास्तविकता यही है कि एक पुरुष और स्त्री जो हैं वो आपस में अच्छे पुरुष और अच्छे स्त्रियों को लड़वा रहे हैं, जिसका हमें आभास ही नहीं है सही मायनों में। तो देखिए, अब एक विचारणीय प्रश्न यहाँ पर यह भी आता है कि खांडे राव के लिए अहिल्याबाई का चयन किया गया, खांडे राव से विवाह के लिए। एक विचारणीय प्रश्न यह भी है कि अगर खांडे राव मल्हार राव की तरह का सक्षम योद्धा होते, क्या तब भी उनका विवाह अहिल्याबाई जैसी लड़की से कराया जाता? सोचिए, अगर अहिल्या जैसी सक्षम योद्धा जो थी और उनका विवाह खांडे राव भी अगर एक सक्षम योद्धा होते और दोनों मिलकर शासन कर रहे होते, तो जिन्होंने शासन मालवा का शासन काशी तक पहुंचाया, वो दो सक्षम लोग मिलकर कितना कुछ देश के लिए कर सकते थे। लेकिन हमारे समाज में इस तरह की जोड़ियां बनने नहीं दी जाती। अगर खांडे राव भी मल्हार राव की तरह सक्षम योद्धा होते तो शायद उनके विवाह के लिए भी एक घरेलू स्त्री का चयन किया जाता। यानी कि हमारा समाज जानबूझकर इस तरीके के जोड़े बना रहा है जहां एक सक्षम स्त्री को एक अकर्मण्य पुरुष के साथ बांध दिया जाता है, या एक सक्षम पुरुष को अकर्मण्य स्त्री के साथ बांध दिया जाता है, जहां मानसिक स्तर और आपका भावनात्मक स्तर मेल ही नहीं खाता,
वहाँ पे आप बच्चों को किस तरह के पालन पोषण दे पाएंगे, वहाँ पर आधिपत्य की लड़ाई जो है उसे आप कैसे ख़त्म कर पाएंगे। तो ये समाज में जो एक तरीके से हमें लगता है कि पुरुष संचालित समाज है, वास्तव में ये कपुरुष और कस्त्री से संचालित समाज चल रहा है, जहाँ पर एक स्त्री जो सक्षम होगी या विलक्षण होगी उसका विवाह एक ऐसे पुरुष से कराया जाता है जो सक्षम ना हो, जैसे कि कालिदास का हुआ था या हुआ। अब उनके अंदर प्रतिभा नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपने ही परिवार द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पोषित किए जाते हैं जहां वो अपने आप को सक्षम नहीं बना पाते हैं। अगर उन्हें भी सक्षम बनने का मौका मिले तो प्रतिभा तो हर बच्चे में होती है। तो लेकिन ये चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे समाज को नष्ट कर रही हैं। किसी भी तरीके से ये इस तरह के जो जोड़े बनते हैं वो बेमेल होते हैं और ये समाज को, अगली पीढ़ियों को हार्म पहुंचा रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि ये पुरुष और स्त्री जब ये बचपन से बड़े उम्र की ओर जाते हैं तो ये इनका जो एक स्वाभाविक बैर होता है वो एक स्वाभिमानी स्त्री और स्वाभिमानी पुरुष से होता है। स्वाभिमानी का अर्थ यहाँ पे ये है कि जो सक्षम हैं, जो लोग प्रकृति से ही जो बोलते हैं ना प्रतिभावान बच्चे हैं जो, तो ये उन लोगों का प्राकृतिक बैर उन बच्चों से होता है। वो बचपन से ही उनके साथ बैर रख रहे होते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर इस तरह के लोग आसपास समाज में मौजूद हों तो वो जो प्रतिभावान व्यक्ति होता है उनके जीवन को ये नर्क बना देते हैं। वो उनका पूरा जीवन संघर्ष में बीत जाता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उनका पूरा जीवन संघर्ष में बीतता है। और उनके संघर्ष के बल पर ये पुरुष और स्त्री ऐशो आराम की ज़िंदगियाँ जीते हैं। और इसके लिए वो उन व्यक्तियों को उनका जो स्वाभाविक उनके ऐसा नहीं है कि जो सामान्य पुरुष या स्वाभिमानी पुरुष या स्त्री हैं ये उनको सुख नहीं मिल सकता, बट वो कॉन्स्टेंटली उनको प्रेशर में या इस तरीके से मानसिक दबाव में या इस तरीके से रखते हैं ताकि वो उनके नियंत्रण में रहें। और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि वो अच्छे लोग जो होते हैं वो पूरी ज़िंदगी भुगतते रह जाते हैं और बुरे लोग जो होते हैं वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। धीरे धीरे जब इन लोगों की संख्या बढ़ रही है समाज में तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कोटा में चाहे नीट की तैयारी कर रहे बच्चे हों या फिर वो मेडिकल के स्टूडेंट या पायलट या इंजीनियर जो अपने शरीर पर बम बांध के खुद को उड़ा देते हैं जिहाद के नाम पे, या फिर वो रोड एक्सीडेंट्स हों या फिर वो घरों में असामान्य रूप से अचानक होने वाली बच्चों की मौतें हों, उनमें इन लोगों की हाथ होता है अक्सर, इनकी कुटिल चालों का, इनकी कुटिल उसका। और इनको किसी भी तरीके का, चूँकि इनमें भावनात्मक विकास नहीं हुआ होता है, तो ये लोग इतने मृतप्राय होते हैं कि किसी को कष्ट देने के लिए, किसी की जान लेने के लिए इन्हें कहीं पे भी आत्मग्लानि या इस तरह की कोई भावना इनके अंदर नहीं आती, क्योंकि भावनात्मक इनका विकास रुक चुका होता है, तो सालों पहले ही रुक चुका होता है। तो ये इनको कहीं से भी कभी भी आत्मग्लानि नहीं महसूस होती है। किसी भी व्यक्ति को इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि वो आत्महत्या कर लें। आप अगर नार्सिसिज्म को नहीं समझेंगे तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि डिप्रेशन क्या चीज़ है। आप नार्सिसिज्म को समझे बिना ये चीज़ भी नहीं समझ सकते। वो रामायण हो या महाभारत हो, नार्सिसिज्म को समझे बिना आप इन दोनों ग्रंथों का जो गूढ़ अर्थ है हम वो भी नहीं समझ पाएंगे। और इस चक्रव्यूह को तोड़ने के बाद ही जब हम नार्सिसिज्म का जो ज्ञान है या जो नार्सिसिज्म के बारे में जो रामायण या महाभारत में सांकेतिक रूप में बताया गया है, जो ज्ञान है, जब तक हम उसे नहीं समझेंगे हम वेदों को ज्ञान की तरफ हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि नार्सिसिज्म ऐसी चीज़ है जो किसी भी अच्छी चीज़ को बुरे काम में, आपकी किसी भी अच्छी योजना को बुरे काम में परिवर्तित कर देते हैं। उसे समझना बहुत ज़रूरी है।